नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के जरिए हम यूपी का स्टैटिक जीके कवर कर रहे थे और इससे पहले हमने कुछ फुटकर जानकारियां देखी थी टेबुलर फॉर्म में, मतलब लिस्टिंग के फॉर्मेट में हम रिवीजन यहाँ करवा रहे थे। तो फेयर्स को हमने देख लिया था, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फेयर्स कहाँ कहाँ पे लगते हैं और थोड़ी थोड़ी उनकी विशेषताओं का भी वर्णन किया था। अब यहाँ पर हम फेस्टिवल्स को देखने वाले हैं। ये फेयर और फेस्टिवल आपस में बंधे हुए, एक दूसरे से अटैच हैं, लेकिन इन्हें अलग करके देखने का उद्देश्य ये है कि आप बेहतर तरीके से इनके बीच का फर्क समझें और इसे रिवाइज कर पाएं। तो यहाँ देखिए, नेम ऑफ फेस्टिवल दिया है, प्लेस दिया है और ये दो पार्ट में बटी हुई टेबल है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये वाला हिस्सा हम पहले देख लेंगे, फिर साइड वाली इधर वाली इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, बिठूर गंगा महोत्सव ये कानपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसकी लोकेशन है कानपुर। सैफई फेस्टिवल जो है ना, ये कल्चरल प्रोग्राम है, जनवरी के सीजन में ऑर्गेनाइज होता है। सैफई इसका स्थान है, मतलब इटावा। और गोरखपुर फेस्टिवल ये भी कल्चरल है, गोरखपुर में ऑर्गेनाइज होता है। झांसी फेस्टिवल आयुर्वेद से रिलेटेड है, आयुर्वेद से जुड़ी हुई जितनी भी अवेयरनेस है या जितने भी प्रोडक्ट्स की जानकारी है या जड़ी बूटियों के बारे में सूचनाएं हैं वो सब यहाँ पर फैलाई जाती हैं, झांसी में ऑर्गेनाइज होता है। कन्नौज महोत्सव ये आपका कन्नौज में ऑर्गेनाइज होता है, नाम से यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। त्रिवेणी फेस्टिवल, अब त्रिवेणी से आप आराम से गेस कर सकते हैं कि जहाँ पर तीन वेणियाँ मतलब नदियाँ आकर मिलती हैं। वेणी मतलब चोटी भी होता है और इसके अलावा नदियों की धारा से भी तात्पर्य होता है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती जो तीन रिवर्स हैं वो आकर मिलती हैं आपस में। तो त्रिवेणी यानी प्रयागराज की लोकेशन है, तो इसको प्रयाग उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद लठमार होली है, इसको रंगोत्सव भी बोलते हैं। ये बरसाना में आयोजित होती है, नंदगांव में भी होती है, मतलब मथुरा रीजन इसका है पूरा। और इसमें होता क्या है, जो महिलाएं हैं वो अपना घाघरा चोली पहनी रहती हैं और घूंघट मतलब जो उनकी चुन्नी है उससे लंबा सा घूंघट निकाली रहती हैं। हाथ में उनके लाठियाँ होती हैं और पूरे बाह में भर भर कर चूड़ियाँ होती हैं। बढ़िया श्रृंगार वो गोपियों मतलब ग्वालिनों वाला करती हैं। और ग्वालों का रूप बनाकर जो पुरुष हैं वो अपना वहाँ पूरी वेशभूषा में रहते हैं और वो ढाल लेकर यानी लोहे का ऐसे बचाव का शील्ड लेकर अपनी रक्षा करते हैं और गोपियाँ उनके ऊपर लाठियाँ बरसाती। तो ये मारपीट का उत्सव नहीं है, बस ये एक आपस में नोकझोंक दिखाई जाती है जो कि परंपरा है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे हुरंगा होलिकोत्सव आप देख रहे हैं। तो ये होली का ही उत्सव है और ये दाऊजी क्षेत्र जो मथुरा का है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मथुरा की होली अपने आप में रंग बिरंगी होती है, मतलब मथुरा डिस्ट्रिक्ट जो है उसी में जितनी भी लोकेशन है वहाँ अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ज़्यादातर ये राधा कृष्ण और कृष्ण गोपिकाओं का जो आपस में प्रेम था, स्नेह था, उससे जुड़ी हुई। अब यहाँ पे फलेन होलिकोत्सव है। तो ये जो होलिकोत्सव है इसे अगर देखा जाए तो ये मथुरा के ही एक गाँव में आयोजित किया जाता है। और चिताभस्मी होली ये जो उत्सव है ये मणिकर्णिका घाट यानी काशी का जो क्षेत्र है वहाँ पर खेली जाती है। मणिकर्णिका घाट आप जानते हैं गंगा का एक प्रसिद्ध घाट है, जैसे 80 घाट है 80वें नंबर पे, तो बनारस घाटों का शहर है। गंगा पे बहुत सारे घाट बने हुए हैं, 80वें नंबर का जो है उसको 80 घाट कहा जाता है। तो ये चीज़ है। फिलहाल जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे दाह संस्कार का भी काम होता है, मतलब शवदाह का काम होता है, आप जानते होंगे इस बारे में। तो वहाँ जो चिता की भस्म होती है उससे जो अवधूत लोग होते हैं, माने शमशान साधना करने वाले तांत्रिक होते हैं जो कि शैव पुजारी होते हैं, शिव के पुजारी होते हैं, तो वो चिता की भस्म से होली खेलते हैं। जैसे हम लोग रंग पोते हैं ना, वैसे वो चिता की भस्म आपस में लपेट कर उससे होली खेलते हैं, वो उनका तरीका है। इसके बाद यमुना महोत्सव है। ये चैत्र जो छठ होती है, चैत्र महीने की छठवीं तिथि होती है, उस दिन आयोजित किया जाता है। विश्राम घाट और इसे कृष्णोत्सव भी कहा जाता है, मथुरा क्षेत्र इसका है, सीधी बात है। और यहाँ सरयू महोत्सव को आप देख रहे हैं, साथ में दीपोत्सव है, तो ये अयोध्या धाम का है। सरयू से आप वैसे भी आराम से गेस कर सकते थे। सोन महोत्सव ये सोनभद्र का है, सोन नदी के नाम पे इसको सोन महोत्सव कहा जाता है। अभी नीचे कुछ और पार्ट है। गंगा महोत्सव, तो ये गंगा दशहरा के मौके पर आयोजित किया जाता है। अभी गंगा दशहरा जो है वो जल्दी ही आने वाला है, 10वीं तारीख होती है, यही जो महीना है गर्मी का, मतलब ज्येष्ठ और वैशाख वाला। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए वाराणसी और प्रयागराज दोनों में ये गंगा महोत्सव आयोजित किया जाता है। मतलब गंगा रिवर जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ लोग करते क्या है गंगा महोत्सव में, और कुछ खास नहीं होता है। गंगा आरती वगैरह होती है और लोग ऐसे स्नान ध्यान करके आ जाते हैं, लोग गंगा नहाने जाते हैं, गंगा से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हमने देखा। इसके बाद देखते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देखिए कजरी महोत्सव। तो कजरी जो है वो कई जगहों पर मनाई जाती है पूर्वांचल में, लेकिन मिर्जापुर की विशेषता है। मिर्जापुरी कजरी अपने आप में फेमस है। इसमें दो गोलबंदी होती है, मतलब दो ग्रुप होते हैं, एक महिलाओं का होता है, एक पुरुषों का होता है। एक उसमें गाता है तो दूसरा उसमें हामी भरता है, जिसको टेरी भरना कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कबीर उत्सव। तो ये मगहर महोत्सव भी कहा जाता है। ये मगहर वाला क्षेत्र जो संत कबीर नगर के नाम से फिलहाल जाना जाता है, तो वहाँ पे मनाया जाता है। कबीर दास जी को मृत्यु यहीं पर प्राप्त हुई थी, मतलब यहीं पर वो
अपना देह त्यागे हुए थे। असल में वो पैदा होते हैं काशी में यानी वाराणसी में, लेकिन लोगों का ऐसा मानना रहता है, मतलब ये अंधविश्वास ही आप कह सकते हैं कि काशी में पैदा हुआ और काशी में मरा तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा, अदरवाइज अगर मगहर में मर गया तो उसे कहीं का भी मतलब नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में कबीरदास जी चूँकि वो पाखंड का विरोध करते हैं, मतलब उनका जो सिद्धांत था उसमें इस तरह के जो दकियानुसी बातें उनकी कोई जगह नहीं थी, तो वो विरोध करते हैं, लोग नहीं मानते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा बुढ़ापा आ रहा है, अब मेरा मरने का टाइम नज़दीक है, मुझे पता लग गया है, तो अब मैं मगहर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ और वहीं मरूंगा, ताकि ये मान्यता खत्म हो कि यहाँ मरने वाले नर्क में जाते हैं। और कबीरदास जी ऐसा ही करते हैं। तो ये है। इसके बाद सरधना महोत्सव है, ये मेरठ में आयोजित होता है। शॉपिंग फेस्टिवल आपका नोएडा का है, गौतम बुद्ध नगर का। और बुद्ध महोत्सव ये सारनाथ जो क्षेत्र है, मतलब वाराणसी जिले का, वहाँ पे आयोजित होता है। और काम्पिल उत्सव को आप देख रहे हैं, ये जैन टेम्पल्स में मनाया जाता है, फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है। गंगा वाटर रैली सेलिब्रेशन ये आपका प्रयागराज वाराणसी वाले क्षेत्र में जो जल मार्ग है गंगा का, वहाँ पे होता है। अमीर खुसरो महोत्सव ये आपका जो पटियाली क्षेत्र है, मतलब कासगंज वाला एरिया है, वहाँ पे आयोजित होता है। ताज महोत्सव ये फरवरी का सीजन जो है, उस समय परफॉर्मेंस ऑफ मुगल कल्चर एंड इंडियन आर्ट्स, ज़्यादातर मुगल कल्चर को ही इसमें शो किया जाता है, उसी का सेलिब्रेशन होता है, तो ये आगरा में आयोजित किया जाता है। सुलहकुल महोत्सव ये गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलने वाला उत्सव है। और इसके अलावा राम बारात उत्सव ये भी आगरा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। लखनऊ में लखनऊ महोत्सव आयोजित किया जाता है, उसमें आर्ट ऑफ अवध, जो अवध क्षेत्र था, मतलब अवध रीजन कहना ज़्यादा सही रहेगा, तो उस पूरे रीजन में जो कलाएँ या कल्चर फेमस था उसको यहाँ पर दर्शाया जाता है। ज़्यादातर मेडिवल कल्चर ही है। इसके बाद देखते हैं आगे, तो वाराणसी फेस्टिवल को आप देख रहे हैं जो कि लिटरेरी फेस्टिवल है, और ये इंडियन फिलॉसफी, नॉलेज और कल्चर पर आधारित होता है। भारतीय दर्शन का इसमें विशेष रूप से जो व्याख्यान है, मतलब अलग अलग लेक्चर हैं वो दिए जाते हैं। वाराणसी में आयोजित होता है। और देव दीपावली फेस्टिवल, हालांकि गंगा के जितने भी प्रसिद्ध घाट हैं वहाँ पर आयोजित होता है, लेकिन त्रिपुर राक्षस का वध इस समय हुआ था ऐसा माना जाता है। किसने वध किया था? तो देवी के द्वारा इसको मारा गया था। और ये जो देव दीपावली का सीजन मतलब समय होता है, ये कार्तिक की पूर्णिमा होती है, काफ़ी अच्छा दिन होता है। तो वैसे भी दीप प्रज्वलित करके लोग आकाश की आरती करते हैं, मतलब स्काई को उसकी वर्शिप करते हैं। तो आकाश दीप प्रज्वलित करने का इसमें चलन होता है। गंगा में भी दीप प्रवाहित किए जाते हैं, तो आप देखते हैं कि गंगा घाट जो है उन्हें सजाया जाता है। तो ये वाराणसी में ऑर्गेनाइज होता है। इसके अलावा आप देखिए ऑल इंडिया व्यास समारोह बाई उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम, ये वाराणसी में आयोजित होता है। अब यहाँ से जो वन लाइनर फैक्ट है वो थोड़े से आपको दिखेंगे, फिर एक बार हम टेबल की ओर बढ़ेंगे। तो ये देखिए, मिनरल रिसोर्सेज इन उत्तर प्रदेश, इसको यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो फॉर एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन उत्तर प्रदेश, द फर्स्ट डायरेक्टोरेट ऑफ अर्थ एलिमेंट्स एंड माइनिंग वॉज स्टैब्लिश इन ईयर 1955। ये जो डिपार्टमेंट है ये स्थापित होता है 1955 में। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? एक्सप्लोरेशन करना, डेवलपमेंट करना, और इंडस्ट्रीज़ जैसे एक्सप्लोर कर लिया, उस पर डेवलपमेंट अपना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया, तो उसके बाद वो तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ बना के उत्तर प्रदेश को ग्रोथ की ओर ले जाएं, डेवलपमेंट की ओर ले जाएं, ये इसके पीछे पर्पज़ था। तो जो माइनिंग एलिमेंट्स हैं उन पर रिसर्च करने के उद्देश्य से इसको 1955 में इस्टेब्लिश किया गया। द उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज इस्टेब्लिश इन ईयर 1974 टू प्रमोट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। जो अर्थ मिनरल्स हैं, अर्थ मिनरल कहना यहाँ मूर्खता ही है, क्योंकि मिनरल यानी जो माइनिंग करके निकाले जाए, तो माइनिंग और कहाँ से होगी? ज़मीन से ही होगी। तो निश्चित रूप से ये जो मिनरल्स हैं ये सीमित मात्रा में, इनका जो अमाउंट है या इनका जो पूरा भंडार है वो इतना नहीं है कि बेहिसाब हम उसको इस्तेमाल करें, लेकिन इंसान इनको खोजने के पीछे और इसका इस्तेमाल करने के पीछे बहुत ज़्यादा उतावला होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957, ये अधिनियम बना था 1957 का, तो उसकी जो धारा 15 है उसके हिसाब से पावर्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंट्रोल द रिमिशन ऑफ सब मिनरल्स। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को इसमें पावर दी गई है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे वो इस हिसाब से निर्णय ले सकती है। अंडर दिस सब मिनरल्स, मतलब जितने भी रूल्स इस पे बने हुए थे, खासतौर पे आप देखें सब मिनरल्स रूल्स ये 1963 का है, हैव बीन मेड इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जाता है ताकि इसके हिसाब से फिर जो नए नए डिसीजन है उनको लिया जा सके। द फर्स्ट मिनरल पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज अनाउंस इन December 1998 इन विच मिनरल डेवलपमेंट वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री। अब यहाँ पर मिनरल डेवलपमेंट जो था इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इससे करने की पूरी ठान ली गई। और इन दिस पॉलिसी 12 डिस्ट्रिक्ट्स वर डिक्लेयर एज मिनरल रिच एरिया विच आर एज फॉलो: इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर एक्सेट्रा, यानी और भी हैं, ऐसी लिस्ट में और भी नाम जुड़े हुए हैं। अब यहाँ देखिए, अ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट माइनिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन फंडामेंटल मंत्रास ऑफ गुड गवर्नेंस एंड करप्शन फ्री वॉज अप्रूव बाई गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 30 मई 2017। तो ये एकदम से करप्शन फ्री है, ये सोचना भी बेमानी ही है, क्योंकि एकदम से करप्शन मुक्त अगर व्यवस्था होती ना तो मिनरल्स जो है उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता, लेकिन जितना उसका यूज़ नहीं होता है उससे ज़्यादा मिसयूज़ होता है।
और उसमें ठेकेदारों का अपना वर्चस्व होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बिल्डर होते हैं, वो अपने तरीके से मिनरल्स को यूज़ करते हैं। उसमें भी माफिया होते हैं तरह तरह के, जैसे खनन माफिया है। अब एक सामान्य मिनरल आप ले लीजिए बालू, हालांकि वो ज़मीन के अंदर से खोद कर नहीं निकाला जाता है, लेकिन गंगा की जो रेती है वहाँ से खोद कर ही उसे उठाया जाता है, तो वो भी खनिज का ही हिस्सा है, वो कोई बाहरी चीज़ नहीं है, भले ही वो धातु नहीं है, ये अलग बात है। तो इस तरह की चीज़ें, और कोयले का खनन, तमाम उसमें कालाबाजारी होती है। तो ये करप्शन फ्री तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक इसमें रेगुलेशन किए गए हैं। तो ये पॉलिसी बनी थी 30 मई 2017 की। तो ये कुछ मिनरल से रिलेटेड फैक्ट हमने देखे। अब यहाँ पर एक बार फिर से टेबल हाजिर हो चुकी है, और इसमें एक तरफ मेजर मिनरल्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं या पाए जाने की संभावनाएं हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। जियोग्राफिकल सर्वे जब होते हैं ना, तो ये पता लगता है कि इस ज़मीन में ये चीज़ गड़ी हुई हो सकती है। अब उसके कई साल बाद वहाँ पर संसाधन जुटा के खोदने का काम स्टार्ट होता है, इसमें लैंड डिग्रेडेशन भी होता है अच्छा खासा। अब देखिए लाइमस्टोन, तो ये अगर देखें तो गुरमा, बपुहारी, ये मिर्जापुर वाला रीजन और कजराहट, यहाँ से ये मेजर मिनरल के तौर पे लाइमस्टोन को हम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि लाइमस्टोन के और भी भंडार हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे मेजर्स जो हैं उनकी बात हो रही है। कोल की अगर बात करें तो सबसे बड़ा भंडार इसका सिंगरौली है, यानी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। चित्रकूट में बॉक्साइट, और बारी जो है, ये बारी क्षेत्र भी सोनभद्र का है। यहाँ पे डोलोमाइट, सोनभद्र जो है वो खनिजों की खान है। और ग्लास सैंड की अगर बात करें, कांच बालू इसको कहा जाता है, या कांचिया बालू भी बोलते हैं। तो इसमें शंकरगढ़ है, इसके अलावा लोहरगढ़ है, ये लोहारगढ़ भी कहा जाता है, प्रयागराज का है। इसके अलावा बरगढ़ है, ये बांदा का है। और अलीगढ़ चित्रकूट से भी ये ग्लास सैंड जो है ये प्राप्त होती है। इसके अलावा पोटाश एल्म जो है ये इलाहाबाद से, यानी प्रयागराज से, चंदौली से, बांदा से, झांसी, सोनभद्र, इन सब जगहों से प्राप्त होता है। एंडेलुसाइट की बात करें तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर से मुख्य तौर पर प्राप्त होता है, मेजर मिनरल के तौर पर हम देख रहे हैं। और पायरोफिलाइट को अगर देखा जाए तो झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर, जबकि जेम स्टोन ये हमीरपुर और झांसी से, जबकि पायराइट को देखिए सोनभद्र से, रॉक फास्फेट आपका ललितपुर से। फायर क्ले की अगर बात करें तो इसमें बांसी मकरी खो, ये मिर्जापुर का क्षेत्र है, नाम थोड़ा अनोखा है, और सोनभद्र से भी प्राप्त होता है। डायमंड ये बांदा और मिर्जापुर, कुछ जगहों से और प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन अभी भी खनन करके प्रत्यक्ष तौर पर कहीं से निकाला नहीं गया है। गोल्ड की देखिए तो इन द सैंड ऑफ शारदा एंड रामगंगा रिवर, और परसोई एरिया जो यहाँ पे चकोरिया चकरा वाला क्षेत्र है, मतलब ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ललितपुर का जो एरिया है वहाँ से भी कई जगहों से सोने की प्राप्ति की संभावना है। और भी कई स्थानों पर अभी हाल फिलहाल में सर्वे किए गए हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है, मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन ये संभावना व्यक्त की गई है कि नीचे सोना, मतलब जो गोल्ड के डिपॉजिट है वो हो सकते हैं। और ये सब सीमित मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत अकूत भंडार नीचे दबा हुआ है, कोई गड़ी दौलत है। और देख लीजिए इधर वाली साइड को, सैंडस्टोन मिर्जापुर से, जिप्सम को देखिए झांसी और हमीरपुर दोनों जगहों से प्राप्त होता है मेजर अमाउंट में। और डायस्पोर जो है ये झांसी, महोबा और ललितपुर से। ग्रेनाइट पत्थर ये इग्नियस रॉक का पार्ट है, तो बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा इन जगहों से प्राप्त होता है। आयरन ओर, मतलब ये कच्चा लोहा जो है, इसे फिर बाद में इसकी मेटलर्जी की जाती है, तो ललितपुर से प्राप्त होता है। और कैल्साइट ये मिर्ज़ापुर से। इसके अलावा चाइना क्ले प्राप्त होती है सोनभद्र से। फेलस्पार की प्राप्ति हम करते हैं झांसी से। सिलिमेनाइट ये सोनभद्र से। गेरू बांदा से। गेरू एक रासायनिक पदार्थ तो है ही है, उसके अलावा ये कलर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और एक मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है। यूरेनियम आपका ललितपुर से, वो भी थोड़ी मात्रा में, बहुत छोटी सी मात्रा में। मार्बल की प्राप्ति हमें अगर यूपी में देखें तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से होती है, और वहाँ से जो मार्बल प्राप्त होता है वो आप देखते हैं कि ऐसे उस पर काले काले ऐसे लाइन होती है, मतलब स्पॉट्स होते हैं। जो मार्बल आपके घरों की फर्शों में लगा रहता है ना, एकदम से प्लेन सफ़ेद होगा तो फिर वो यूपी का मार्बल नहीं होगा। मकराना वाला जो मार्बल होता है ना, वो एकदम प्लेन होता है, मतलब एकदम सफ़ेद, चमकीला सफ़ेद होता है अगर शुद्ध है तो। ये यूपी वाला या जो एमपी में मार्बल की रॉक्स पाई जाती हैं, उसमें ज़्यादातर सफ़ेद मार्बल की बजाय वो शेड वाला मार्बल ही मिलता है। हालांकि मार्बल के कई सारे शेड और कलर होते हैं, लेकिन वाइट में जो शेड होता है वो इधर वाले साइड में मिलता है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें देखिए एस्बेस्टस, तो ये मिर्ज़ापुर और झांसी जो बड़ा गांव एरिया है वहाँ से प्राप्त होता है। और कॉपर की हम प्राप्ति करते हैं, जो सोनराई एरिया है, ललितपुर का रीजन है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है मेजर अमाउंट। और भी है इस टेबल में नीचे कुछ छोटे से पार्ट है, जैसे कि कॉपर के नीचे आप देख लीजिए, अब यहाँ पे मिनरल्स दिए तो हैं, लेकिन मेजर मिनरल दिया है और डिस्ट्रिक्ट साथ में दिया हुआ है। अब इसमें सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो कोल यहाँ से मिलता है और लाइमस्टोन मिलता है, और बीना, खाखरी, इसके अलावा जो कृष्णशिला वाला रीजन है वहाँ से ही प्राप्त होता है। लाइमस्टोन सोनभद्र से ही मिलता है, लेकिन इसका जो रीजन है उसमें बलुआ और गुरमा क्षेत्र है। इसके अलावा कजराहट है। ये सब हमने शुरुआत में देखा था सोनभद्र में कहाँ कहाँ से मिलता है, वही चीज़ें यहाँ पर थोड़ा अलग ढंग से हाईलाइट करके दी हुई हैं। इसके बाद सिलिका सैंड को देखिए, ये सिलिका सैंड तो प्रयागराज में 12 और शंकरगढ़ वाले रीजन से ये प्राप्त होता है, प्लस चित्रकूट में भी 12गढ़ जो है वहाँ से प्राप्त होता है। ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा, यहाँ से हमें डायस्पोर यानी पायरोफिलाइट जो है वो प्राप्त होता है। ग्रेनाइट डायमेंशनल स्टोन ये हमें प्राप्त होता है ललितपुर से, और ग्रेनाइट की जो रॉक्स हैं वो ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और महोबा इन सभी जगहों से प्राप्त होती हैं। डोनो स्टोन जो होता है ये सोनभद्र से हम प्राप्त करते हैं। सैंडस्टोन ब्लॉक और रॉक जो
कंकड़ी होती है, बजरी होती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब फुटकर जो पत्थर से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं, वो सब हमें सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर, आगरा, इन कई सारी जगहों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ग्रेवल बोल्डर्स प्राप्त होते हैं और मिक्स स्टेट मतलब सैंड वगैरह मिलती है। ये सब सहारनपुर और बिजनौर वाला एरिया है। साथ में मोरम सैंड या इसको मोरंग बालू कहा जाता है। मोरंग का जो तराई रीजन है वहाँ से ये निकलता है, तो ये जालौन से प्राप्त होता है, हमीरपुर से मिलता है, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर, इन सब जगहों से प्राप्त होता है। जोड़ैया के लिए इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। मतलब जब दो ईंटों को जोड़ने के लिए मसाला तैयार किया जाता है तो उसमें सीमेंट के साथ कुछ मात्रा में बालू मिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि टोटल सीमेंट होता है। तो वो जो बालू मिलाते हैं उसमें मोरंग बालू अगर थोड़ा मिला दिया जाए तो वो पकड़ अच्छी होती है उसकी। इसके बाद ऑर्डिनरी सैंड को देखिएगा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्राप्त होती है। मतलब जहाँ नदियाँ हैं वहाँ बालू तो मिलेगा ही, सीधी बात है। और इसमें कुछ जगहों को आप निकाल लीजिए, जैसे हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी और जौनपुर। तो बाकी जगहों से ये लगभग निकाला ही जाता है, प्राप्त ही होता है। कुछ जगहों से ज़्यादा निकाला जाता है जहाँ पे ज़्यादा बहुतायत है। कुछ मात्रा में बालू निकालना ये नदियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि इससे नीचे एक डिपॉजिट मतलब जो सेडिमेंट्स है वो एक लेवल तक ही रह पाते हैं, नदी को पटने से रोका जा सकता है। लेकिन ज़्यादा खनन करने से नदी का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, उसकी बेसिन खराब हो सकती है। अब यहाँ देखिए, इसलिए अवैध खनन पे सरकार रोक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जो खनन माफिया है वो अपना काम करता ही है। यहाँ पर नाम दिया है, एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया है, और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, तो मेजर म्यूजियम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इन्हें हम देख रहे हैं। अब गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ये कन्नौज में है और 1996 इसका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है। इसमें 2 पार्ट टेबल के हैं, जैसे कि ऊपर भी हमने देख रखे थे। तो पहले इधर वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो है ये 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था और ये कन्नौज में है। मथुरा में है आपका गवर्नमेंट म्यूजियम, ये 1874 का है, काफ़ी पुराना है। गवर्नमेंट म्यूजियम झांसी में भी है जो कि 1978 का है, और गवर्नमेंट बुद्ध म्यूजियम ये गोरखपुर में है, 1988 का है। इंटरनेशनल राम कथा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी अयोध्या में है, 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था। डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम ये सुल्तानपुर में है, 1989। गवर्नमेंट फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम ये मेरठ का है, क्योंकि मेरठ में ही आज़ादी की क्रांति पहली बार बड़े पैमाने पर भड़की थी। हालांकि बैरकपुर छावनी से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन मेरठ में उसकी ज्वाला भड़क कर दिखाई देती है, जिसको कि अंग्रेज भी महसूस करते हैं। तो ये म्यूजियम वहीं पर बना हुआ है। फ्रीडम स्ट्रगल म्यूजियम 1997 का है। गवर्नमेंट बुद्ध म्यूजियम ये कुशीनगर का है, 1995। और गवर्नमेंट बुद्ध म्यूजियम ये पिपरहवा वाला जो है ये सिद्धार्थनगर का है, ये सन 2000 का है। अब इस साइड वालों को भी देख लेते हैं। स्टेट म्यूजियम लखनऊ का, ये काफ़ी पुराना है, 1863 का है। गवर्नमेंट जैन म्यूजियम ये मथुरा का है, 2003 का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ये रामपुर में है, 2004। और लोक कला संग्रहालय ये आपका लखनऊ में, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, लखनऊ में है, 1989। नीचे देखिए कालका बिंदादीन जैन महाराज जी की ड्योढ़ी, और इसके अलावा कथक म्यूजियम, ये जो है ना पूरा लंबा सा नाम, ये लखनऊ में लोकेट करता है। इसका जो समय है एस्टेब्लिशमेंट का वो 2016 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल म्यूजियम ये वाराणसी में है, 2018 में एस्टैब्लिश किया गया था। चिल्ड्रंस म्यूजियम ये कन्नौज में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रहा है, जब बन जाएगा तो फिर बताया जाएगा कब एस्टैब्लिश किया गया था। और गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ये फर्रुखाबाद वाला जो है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। टेबल के नीचे वाले हिस्से को देख लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर अब नीचे वाले हिस्से में दूसरी टेबल स्टार्ट हो चुकी है, वो टेबल वहीं समाप्त हो गई थी। मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश में। एक तरफ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको देखेंगे, दूसरी तरफ लोकेशन और इस्टेब्लिशमेंट का जो समय है उसे देखेंगे। ये देखने के बाद जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो एग्रीकल्चरल और जो प्राइवेट सेक्टर वाली है उनको भी देखेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को देखना आवश्यक है, यानी प्रयागराज यूनिवर्सिटी इसको कहना ज़्यादा सही रहेगा। ये सबसे पुरानी है, ये 1887 में इस्टेब्लिश हुई थी। और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये वाराणसी जो कैंपस है मतलब BHU का, काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, 1350 एकड़ इसका मेन कैंपस है। प्लस मिर्ज़ापुर में जो बरकछा कैंपस है वो अलग से है, उसको साउथ कैंपस कहा जाता है। तो ये 1916 का है। सिर्फ चंदा इकट्ठा करके मालवीय जी ने इतना बड़ा विश्वविद्यालय, मतलब कंस्ट्रक्शन बाद में भी हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा जो परिसर है उसको खड़ा किया, उसकी नींव डाली, बड़ी चीज़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये 1920 की है। दोनों में जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है ज़्यादा फर्क नहीं है। ये समय जो है ना ये काफ़ी एक तरह से कहा जाए तो उथल पुथल वाला समय था। अब इसके बाद देखते हैं आगे, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ आप देख रहे हैं, हमने अलीगढ़ तक देखा है। इसके बाद देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये जो है ये लखनऊ में है, 1996 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। अमेठी में आप देख रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो ये नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी खुद एक पायलट थे, तो ये अमेठी में है। और रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ये झांसी में है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये तो हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को देखा जो कि अपने प्रदेश में है। अभी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, उनकी लोकेशन और इस्टेब्लिशमेंट का जो समय है उसको देखें। तो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है, 1974। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ये अयोध्या में है, 1974 ये भी।
फैज़ाबाद मतलब अयोध्या 1974 यूपी गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड इट्स आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अयोध्या। तो फैज़ाबाद उसका नाम बदलकर अयोध्या किया गया, पुराना नाम इसका लौट आया, तो सरकार ने इसका भी नाम चेंज किया, मतलब नाम जो रीनेम्ड इसमें किया गया है उसमें आप देख रहे हैं कि आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी अयोध्या। अब इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ में है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे साइक्लोट्रॉन और एसिलरेटर बनने शुरू हो जाएंगे बीजों के शोध के साथ साथ, ऐसा नहीं है। जो कृषि से संबंधित रिसर्च है और उसी से संबंधित टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है मेरठ में, सन 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यूजीसी हैज ग्रांटेड इट्स स्टेटस ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑन इट्स वेबसाइट। तो यूजीसी ने अपडेट कर दिया है, तो इसे हम उसी कैटेगरी में देखेंगे। इसके बाद सैम हिंगबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी काफ़ी अच्छी है, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर का यहाँ पे जो एजुकेशन है वो दिया जाता है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, सन 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ फिर नोट आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि यूजीसी हैज ग्रांटेड यहाँ आप देखिए इट द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑन इट्स वेबसाइट। जैसे कि इसको स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पे वहाँ पे स्टेटस इसका अपडेट किया गया था, वैसे ही यूजीसी की वेबसाइट पे इसको डीम्ड विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, ये बांदा में है, 2010 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। अब ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ये राज्य विश्वविद्यालय है, लखनऊ में स्थित है, नाम से स्पष्ट है, 1921 में स्टैब्लिश हुआ था। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में है, 1987 इसका एस्टैब्लिशमेंट का समय है। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ये कानपुर की है, कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और बाकी इसका पूरा नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं। 1965 दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, माफ कीजिएगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, और नाम से स्पष्ट है गोरखपुर में इसकी लोकेशन है, और ये काफ़ी पुरानी है, 1957। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसको कि आगरा यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, ये भी काफ़ी पुराना है, और ये काफ़ी पुराना है, मतलब 1927 का है। उसके बाद देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, इसको अवध विश्वविद्यालय भी कहते हैं, और इसका पूरा नाम आप देख ही रहे हैं। तो ये अयोध्या में है, फैज़ाबाद से नाम कन्वर्ट किया गया अयोध्या, तो इसका नाम भी अपडेट कर दिया गया। इसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपकी झांसी में है, 1975 में स्टैब्लिश हुई थी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ये मेरठ में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1958, और महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में है, 1975। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये काफ़ी बाद का है, फिर भी पुराना ही कह सकते हैं, 1974। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, 2005, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ में है, 2018। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है, 2010 का टाइम था। और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिटेशन यूनिवर्सिटी, ये वाला जो है ना, ये विकलांगता से संबंधित विश्वविद्यालय जो है ये लखनऊ में लोकेट करता है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये रन करता है। इसके बाद देखिए प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, इसे जरा ऊपर कर लेते हैं। देखिए पहले इसको रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते थे, प्रयागराज में थी, लेकिन बाद में ये नाम अच्छा नहीं, अब यूनिवर्सिटी या किसी हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उनका नाम आप ऐसे सस्ते क्वालिटी का अगर बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो रज्जू भैया का पूरा नाम यहाँ पे पुकारा गया। तो ये राजेंद्र सिंह या प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी के तौर पे कहा गया, मतलब ये 2016 की है, प्रयागराज की है। बहुत सारे महाविद्यालय इससे अटैच है। इसके अलावा राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी ये प्रयागराज में है, सन 2004, और अर्लियर इस्टेब्लिश्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी इन 1999। मतलब पहले क्या था कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया था, बाद में ये ओपन यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर लेती, तो ये हमने देखा। और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ प्राविधिक विश्वविद्यालय 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इलाहाबाद का नाम भी अपडेट हुआ है प्रयागराज, तो इसीलिए नाम जहाँ जहाँ आप इलाहाबाद देखते थे वहाँ वहाँ प्रयागराज अपडेट हो गया है, मतलब यूजीसी ने और यूपी गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंसेज यूनिवर्सिटी एंड कैटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मथुरा में है, 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में है, सन 2002 की है। यूपी किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी ये डेंटिस्ट्री साइंस पे डिपेंडेंट है, लखनऊ में है, 2004 की है। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये भी लखनऊ में है, 2004। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर 2013। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर 2015 में स्टैब्लिश हुई थी। और यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ये सैफई में है, मतलब इटावा की बात हो रही है, 2016 की बात है। और हरकोट बटलर को देख लीजिए, ये जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये कानपुर की है, 2016 में स्टैब्लिश हुई थी। साथ में जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी ये बलिया में है, 2016 की इसकी स्टैब्लिशमेंट है। अब यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को देख लेते हैं, तो नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी ये प्रयागराज की है और 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये मेरठ में इस्टेब्लिश हुई थी सन 2006 में। इसके बाद जेबी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये नोएडा में है, मतलब नोएडा में इस्टेब्लिश हुई थी सन 2004 में। संतोष यूनिवर्सिटी ये आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर की है, मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सेक्टर से ये डीम्ड के लेवल में आ गई, मतलब अभी जो मान्यता है वो डीम्ड की है।
तो संतोष यूनिवर्सिटी ये गाजियाबाद की है, 2007 की है। और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली का है, 1983 का है। आगरा का है 1981 का दयाल बाग एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज़ ये आपका वाराणसी में है, डीम्ड ये भी है 1988 का। और भातखंडे म्यूजिकल इंस्टीट्यूट ये लखनऊ का है, सन 2000 का, ये भी इसी क्षेत्र में आता है। अब प्राइवेट सेक्टर वालों को देख लेते हैं। तो पहले बेनेट यूनिवर्सिटी को आप देख रहे हैं। तो बेनेट यूनिवर्सिटी जो है ये ग्रेटर नोएडा की है, 2016 की। इसके बाद बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, तो नाम से क्लियर है, बरेली में है, 2016 की ये भी है। एरा यूनिवर्सिटी ये लखनऊ की है, 2016 की है। IIMT ये भी यूनिवर्सिटी है, मेरठ की है, 2016 की। और जगदीश सिंह यूनिवर्सिटी ये जो फैज़ाबाद, माफ कीजिएगा, फिरोज़ाबाद वाला एरिया है, वहाँ पर स्थापित हुई थी, 2015 की है। और ये भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो यूनिवर्सिटी है ये लखनऊ में है, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्कृत यूनिवर्सिटी ये मथुरा में है, 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी ये बाराबंकी में है, 2012 में स्थापना हुई थी इसकी। ग्लोकल यूनिवर्सिटी ये सहारनपुर में है, 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी। JP यूनिवर्सिटी ये जो अनूप शहर है, अनूप शहर का मतलब यहाँ बुलंदशहर की बात हो रही है, 2014 में स्थापित हुई थी। रामा यूनिवर्सिटी ये कानपुर की है। शोभित यूनिवर्सिटी ये सहारनपुर की है। इसके बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट सेक्टर की है, ध्यान दीजिएगा, और ये काफ़ी पुरानी है, शकुंतला देवी से ये पुरानी है, लेकिन वो स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये प्राइवेट सेक्टर की है। तो अगर आपसे स्टेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट अथोराइज पूछेगा तब तो आप शकुंतला देवी को चुनेंगे जो लखनऊ वाला है। अदरवाइज अगर टोटल ओवरऑल पूछता है तो यही वाली सबसे पुरानी है, जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी, और ये चित्रकूट में है, सन 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है ये ग्रेटर नोएडा की है, 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी। शिवनादर यूनिवर्सिटी को आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला है, तो ये भी ग्रेटर नोएडा की है, सेम ईयर इसका भी है, 2011। MET का जो समय है वो नोएडा, मतलब 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये नोएडा में है। और GLA जो है ये मथुरा में है, 2010 में इस्टेब्लिश की गई थी। इनवर्टीज़ ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी बरेली में है, 2010 की है। मोनाड यूनिवर्सिटी जो है ये मोनाड वाली कहाँ पे है, तो हापुड़ में इसकी लोकेशन है, 2010। और मंगलायतन जो है ये अलीगढ़ में है, 2006 में इसको स्थापित किया गया था। और भी है, यहाँ आप देख रहे हैं एक एक करके। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ये रामपुर में है, 2006 में स्थापित हुई थी। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ये आपकी मुरादाबाद में है, 2008 में इस्टेब्लिश हुई थी। शारदा यूनिवर्सिटी को आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो शारदा यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में है। स्वामी विवेकानंद सुभारती, पहले ये मेडिकल इंस्टीट्यूट था, बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है, तो बाकी पढ़ाइयाँ भी यहाँ पे होने लगती हैं। मतलब एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पे इस्टेब्लिश हुआ था, बाद में विश्वविद्यालय बन जाता है। तो विवेकानंद सुभारती मेरठ में है, स्थापना इसकी हुई थी सन 2008 में। इसके बाद नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये ग्रेटर नोएडा में है। बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है, 2010 का समय था। IFTM यूनिवर्सिटी आपकी मुरादाबाद में है, सन 2010। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, 2004 की है। और गजरौला जो अमरोहा का रीजन है वहाँ पे 2010 में खुला हुआ था श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी। तो ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को हमने देखा। अब इसके बाद मेजर रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इनको देख लेते हैं। थोड़ा सा ज्योग्राफी की ओर धीरे धीरे करके हम लोग मुड़ रहे हैं। तो यहाँ जितने भी रिवर्स हैं उनके नाम, उनका ओरिजिन और उनकी जो टोटल लेंथ है उसको देखेंगे। तो गंगा से स्टार्ट करते हैं, सबसे मुख्य नदी। गंगा का जो ओरिजिन है आप जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर है, और अलकनंदा और भागीरथी दो मुख्य शाखाएं मिलकर गंगा की मेन धारा जो है, मेन स्ट्रीम है, उसको बनाती। यहाँ आप देख रहे हैं, अब गंगा का जो यहाँ ओरिजिन है वो उत्तराखंड है। पहले यूपी से ही निकलती थी क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में ये अलग हो गया, तो अभी दूसरे राज्य में इनका ओरिजिन चला गया। और 2525 किलोमीटर ये लंबी है। टोटल लंबाई कितनी है, 2525। यमुना जो है इनका भी ओरिजिन आपका उत्तराखंड ही है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, और 1384 किलोमीटर ये लंबी है। घाघरा ये तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत का पठारी रीजन 1080 किलोमीटर ये लंबी है। चंबल और सोन दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन का तो वही ओरिजिन है जो नर्मदा का है, अमरकंटक क्षेत्र। तो चंबल की जो टोटल लंबाई है वो 965 है, और सोन की जो लंबाई है वो 780 है। गंगा में जाकर मिल जाती है सोन। इसके बाद देखिए रामगंगा, तो ये उत्तराखंड से ही निकलती है, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है उसके बीच से होकर बहती है। तो अभी हेली नेशनल पार्क से उसका नाम जिम कार्बेट रखा गया, और जिम कार्बेट उसको शोभा नहीं देता है क्योंकि वो एक नेशनल पार्क है और एक शिकारी के नाम पर उसका नाम रखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क करने की अभी कवायद चल रही है, नाम चेंज नहीं हुआ है। ये चीज़ है। अभी देखिए इसके बाद ये 696 किलोमीटर लंबी है टोटल रामगंगा, इसे हम देख लें। राप्ती को देखिए, इसमें से बहुत सारी गंगा की और बहुत सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। राप्ती रिवर जो है इसका ओरिजिन नेपाल में है, 640 इसकी टोटल लेंथ है, किलोमीटर में सारी लेंथ दी हुई है। बेतवा जो है ये MP से निकलती है, 590 किलोमीटर लंबी है। गोमती आपकी ये उत्तर प्रदेश से ही निकलती है, और इनकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 910 है। केन रिवर जो है और टोंस ये दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं, एक 427 किलोमीटर लंबी है और दूसरी 264। टोंस जो है इसकी लंबाई केन से छोटी है। शारदा रिवर जो है इसको काली रिवर भी कहा जाता है, ये उत्तराखंड से निकलती है, 350 किलोमीटर इसकी रेंज है।
ये हमने देखा। अब मेजर लेक्स को देख लेते हैं। बहुत सी इसमें से वेटलैंड साइट्स हैं, मतलब रामसर में भी इंक्लूड है, जैसे कि कीथम है, सुर सरोवर, तो ये आगरा में स्थित है। इसके बाद गौर लेक है, ये आपके रामपुर में है। बड़ा ताल है, बड़ा ताल मतलब होता है तालाब का बड़ा रूप, मतलब तालाब तो छोटा दायरा होता है, ताल काफ़ी बड़ा होता है, बड़े दायरे में फैला होता है। और ये साफ पानी का तालाब नहीं होता है। ताल में प्राय क्या होता है, जलकुंभी या इस तरह की जो वेजिटेशन है वो जो वाटर सरफेस होता है उसके ऊपर जमी हुई होती है, और अंदर एक उथले पानी का क्षेत्र होता है। ये स्वॉलो वाटर होता है, और इसमें बहुत तरह की स्पीशीज़, जो बर्ड स्पीशीज़ हैं या तरह तरह के जो और जीव हैं, मतलब डाइवर्सिटी यहाँ अच्छी खासी होती है। तो ये वेटलैंड बनने के लिए काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ रखते हैं। अब इसके बाद आप देखें बरुआ सागर को, तो ये झांसी में है। और बड़ा ताल कहाँ पे था, वो शाहजहाँपुर में था। यहाँ लोकेशन आप देखते चलिए। यहाँ आप देखें कुंद्रा समुद्र, तो ये वाला जो है ये आपका उन्नाव में है। इसके बाद मदन सागर, ये महोबा में है। और दादर घाट इसको कहा जाता है, या तन दादरी भी कहते हैं, तो ये मिर्ज़ापुर में है। बेला सागर, इसको आर्टिफिशियल लेक, मतलब ये बनी हुई लेक है, इसको पहले से नेचुरली बना हुआ हम नहीं देखते हैं, इंसान के द्वारा बनाया गया है। तो ये वाली जो आपकी है बेला सागर, ये महोबा में है। और चित्तूर लेक जो है ये बहराइच वाले क्षेत्र में है। इसके बाद आप देखें ये सुरहा ताल है, तो सुरहा ताल की लोकेशन बलिया में है। और कारेला जो है ये लखनऊ की है। समसपुर आप जानते ही है रायबरेली का है। और राधा कुंड आपका मथुरा का है। राधा के नाम से भी आप ऐसे भी गेस कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बल्हापारा है, तो बल्हापारा ये कानपुर का है। राजा का बांध है, और राजा का बांध ये कहाँ पे है, सुल्तानपुर में। अंधी ताल या औधी ताल इसको कहा जाता है, ये वाराणसी में है। मोती लेक ये कानपुर सिटी में पड़ती है। पहले यहाँ की जो मेहंदी है वो बड़ी फेमस हुआ करती थी, तो कजरी जो मिर्ज़ापुर में गाते हैं उसमें मेहंदी ले आने की डिमांड की जाती है, और वो मोती झील से मंगाने की बात होती है। तो ये वही मोती झील है, कानपुर सिटी में है। और ये अच्छी खासी मतलब बर्ड स्पीशीज़ को आश्रय देती है, हालांकि रामसर और वेटलैंड साइट में शामिल नहीं है। इसके बाद रामगढ़ ताल को देखिए, तो गोरखपुर वाले इलाके में ये पड़ती है। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी लेक कहाँ पे है, कौन सी आर्टिफिशियल है और कौन सी नेचुरल है। तो ज़्यादातर इसमें से नेचुरल ही है, कुछ जो है वो आर्टिफिशियल है। ये सब हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी हैं। यहाँ देखिए ये दरवन लेक है, तो ये अयोध्या की है। और नौह लेक जो है ये मथुरा की है। इसके अलावा पंगति, फुलहर और गोमत ताल कहा जाता है इसको, मतलब फुलहर या गोमत ताल एक ही नाम है, ध्यान दीजिएगा। ये पीलीभीत में है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है जरा बताइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे भीखा या सरसई नवार लेक इसको कहा जाता है। कई सारे इसके नाम है, सरसई नवार के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं, तो ये इटावा में है। इसके अलावा दार्शनिक कुंड, इसको दर्शन तालाब भी कहते हैं। इसके अलावा चक्र कुंड है, तो ये आप देख रहे हैं नैमिषारण्य वाला क्षेत्र सीतापुर में कुल मिलाकर पड़ता है। इसके बाद राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड है, मानसी गंगा कुंड है, कुसुम सरोवर है। ये सब आपका गोवर्धन क्षेत्र जो मथुरा का है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे। इसके बाद पार्वती अर्गाताल, पार्वती और अर्गाताल मतलब दोनों में से कोई भी आप एक नाम ले सकते हैं, तो ये आपका गोंडा में। लिलोर लेक या लिलोर झील ये बरेली में है। बेनती लेक और इसके अलावा अजगरा या नैया लेक जो है ये प्रतापगढ़ में है। और शेखा लेक जो है ये अलीगढ़ में है। सागर ताल यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, ये बदायूं में है। और डाहर लेक, इसके अलावा बिजवान लेक जो है ये हरदोई की है। सौज लेक ये मैनपुरी की है। सीता कुंड और भरत कुंड ये अयोध्या धाम का है। और बखीरा आप जानते ही हैं कि संत कबीर नगर वाले इलाके में पड़ती है। इसके अलावा बुघा ताल या भूंगा ताल इसको कहा जाता है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये रायबरेली में पड़ता है। इसके अलावा तिथौर और मोरे ताल ये फतेहपुर का है। और अलवरा लेक जो है ये कौशाम्बी की है। तो क्षेत्र आपको याद रखना है कौन सी लेक कहाँ की है। इससे मिलान करने वाला, लिस्ट मिलाने वाले जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। अभी नीचे डैम प्रोजेक्ट दिए हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ वन लाइनर बुलेट पॉइंट्स हैं। उसके बाद टेबल दी हुई है जिसमें कि मेजर डैम्स दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश के और उनकी लोकेशन। तो पहले जो यहाँ बुलेट पॉइंट्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। द मल्टीपर्पज़ रिहंद डैम प्रोजेक्ट यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि इसका आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, ये तैयार किया गया था, मतलब इसको बनवाने का काम हुआ था 1963 में ऑन रिहंद रिवर एट अ प्लेस कॉल्ड पिपरी इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इन 91 मीटर हाइट। इसकी जो हाइट है वो 91 मीटर, अच्छी खासी हाइट है। और 1963 में इसको बनाया गया था। रिहंद जो है वो सहयोगी नदी है। जरा बताइएगा कि ये किसको सहयोग करती है, मतलब किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की है कि सोन की है। और देखिए द हाइट ऑफ द ज्वाइंट राजघाट मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है दोनों राज्यों का, बिल्ट इन 1975 ऑन बेतवा रिवर इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन 43.80 मीटर। इसकी जो हाइट है वो 43.80 मीटर है। और ये दोनों राज्यों का साझा प्रोजेक्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ नदियाँ निकलती किसी और राज्य से हैं और जाकर किसी और राज्य में किसी अन्य नदी से या समुद्र से मिल जाती हैं। ऐसा आपने देखा है बहुत से राज्यों में। तो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी साझेदारी वाले होते हैं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल कोई एक राज्य नहीं कर सकता है। इसके बाद आप देखें द हाइट ऑफ ज्वाइंट माता टीला मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट बिल्ट इन 1958 इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ऑन द बेतवा रिवर इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इज 35 मीटर। जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है उसकी हाइट कितनी है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, इस बेतवा रिवर पर बनाया गया है माता टीला डैम, तो ये 35 मीटर हाइट का है। हाउएवर माता टीला डैम इज लोकेटेड इन झांसी,
इसकी जो लोकेशन है वो झांसी में है। तो डैम की लोकेशन झांसी में है, जो प्रोजेक्ट है उसका ओवरऑल यहाँ पे जो हाइट वगैरह है वो बताया जा रहा है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे कन्हर डैम है, नीचे आप देख रहे हैं। तो ये जो कन्हर डैम है ये कन्हर रिवर पे बना हुआ है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी हाइट है 39.90 मीटर। तो कभी कभी हाइट के हिसाब से अरेंज करने के लिए भी दे सकता है, हालांकि ऐसी संभावनाएं कम ही है। द हाइट ऑफ जिरगो रिजर्वायर डैम बिल्ट इन 1958 ऑन जिरगो रिवर या जरगो रिवर इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इज 30 मीटर। तो ये 30 मीटर ऊंचा है। इसमें हमने देखा कि रिहंद जलाशय जो है उसकी ऊंचाई मतलब गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर काफ़ी अच्छी खासी हाइट का है। अब मेजर डैम और जो उनकी लोकेशन है उसे देखना शेष है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ जो नाम है वो दिया है, नदी का नाम दिया है, लोकेशन दी है। नदी का नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे रामगंगा, ये रामगंगा प्रोजेक्ट जो है ये रामगंगा रिवर पर ही बना हुआ है और जो धामपुर है बिजनौर वाला क्षेत्र वहाँ इसकी लोकेशन है। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत सागर ये पिपरी क्षेत्र है सोनभद्र का, मतलब सोनभद्र जिले का, और ये रिहंद रिवर पर बना हुआ है। ओबरा जो है ये रिहंद पे ही बना हुआ है और ये रॉबर्ट्सगंज जो सोनभद्र का क्षेत्र है वहाँ पे है। काठी ये रामगंगा पे बना हुआ है और ये बिजनौर में है। माता टीला डैम ये आपने अभी अभी देखा है, बेतवा पर बना है और इस डैम की जो लोकेशन है वो झांसी में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद मुशाकहंद, हंद का मतलब जलाशय होता है, रिहंद, मुशाकहंद या इस तरह के और भी हैं। तो ये जो हंद है ना इसका मतलब होता है पानी का बहुत बड़ा भंडार। जो रिजर्वायर आप इंग्लिश में देखते हैं उसी को हंद कहते हैं सामान्य बोलचाल में, हिंदी में। इसके बाद देखिए मुशाकहंद जो है ये कर्मनाशा पर बना हुआ है, चंदौली में पड़ेगा। जिरगो ये जिरगो नदी पर ही बना हुआ है, मिर्जापुर में है। अरोरा ये अहरौरा असल में कहा जाता है, तो ये गेरई नदी पर बना हुआ है और ये गेरई रिवर जो है इस पर बना है कहाँ पे, मिर्जापुर में इसकी लोकेशन है। मेजा प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और मेजा मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट जो है ये बेलन नदी पर बन रहा है, बेलन रिवर पर बन रहा है और ये मिर्जापुर में है। अदवा ये अदवा पे ही बन रहा है, मिर्जापुर इसकी भी लोकेशन है। पारीछा आपका बेतवा नदी पर है, झांसी में है, ये आपने देखा होगा। गरवा जो है ये गरवा नदी पर ही बना हुआ है, गहरवा इसको कहा जाता है, चित्रकूट में है। और जामिनी ये जामिनी नदी पर ही बना हुआ है, इसको जैमिनी और जामिनी दोनों नाम से बुलाते हैं और कहीं कहीं यामिनी कहते हैं। फिलहाल ये ललितपुर में। इसके बाद कालागढ़ ये रामगंगा रिवर पर बना हुआ है, कालागढ़ लोकेशन इसकी है। रोहिणी ये रोहिणी नदी पर बना हुआ है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका नाम नदियों के नाम से, तो वो तो पहचानना आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ डिफरेंट नाम होता है, तो उसी में पहचानने में दिक्कत होती है और ऐसे ही जो नाम है उन्हें आयोग खोजता है ताकि आप पहचान आराम से ना पाएँ। इसके बाद देखिए शहजाद जो है ये शहजाद मतलब रिवर का ही नाम है और ललितपुर इसकी लोकेशन है, वहाँ पर ये स्थित है। डैम का नाम आपने देखा, मेजर डैम्स को हम लोग देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं। गोविंद सागर ये शहजाद पे बना हुआ है, ललितपुर इसकी लोकेशन है। और सजनाम ये सजनाम नदी पर ही बना हुआ है, ललितपुर इसकी भी लोकेशन है। राजघाट प्रोजेक्ट जो है ये बेतवा पर बना हुआ है, ललितपुर इसकी भी लोकेशन है। और मौदहा ये बिरमा नदी पर बना हुआ है, बिरमा एक रिवर का नाम है, ये ललितपुर में लोकेट करती है। सुकमा टुकमा ये बेतवा पर बना है, ललितपुर में है। और चंद्रप्रभा प्रोजेक्ट जो है ये चंद्रप्रभा पे ही बना है और चंद्रप्रभा से आप चंदौली को जोड़ लीजिए। इसके बाद कन्हर जो है ये कन्हर रिवर पे ही बना है, सोनभद्र इसकी लोकेशन है। अर्जुन एक नदी का नाम है और अर्जुन प्रोजेक्ट उसी पर बना हुआ है, महोबा में इसकी लोकेशन है। और झालापुर जो है ये खरदिया रिवर पे बना हुआ है, महोबा इसकी लोकेशन है। पथराई या सुखनी रिवर इसको कहा जाता है, सुखानी भी बोलते हैं, तो ये पथराई प्रोजेक्ट कहा जाता है, मतलब पथराई रिवर पर बना हुआ है और लोकेशन है झांसी। तो यहाँ तक हमने मेजर डैम प्रोजेक्ट्स को कवर किया है। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।